आज हम लोग 12th का रिलेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो रिलेशन चैप्टर के अंदर हम लोग रिलेशन फॉर 12th बोर्ड, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे 11th का रिलेशन का, बहुत थोड़ा ही। तो पहले रिवीजन ऑफ 11th रिलेशन, फिर हम लोग जो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन और कुछ एक्स्ट्रा जो रिलेशंस हैं जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, वो सब भी देखेंगे हम लोग। एक्स्ट्रा रिलेशंस, फिर हम लोग इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। और टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी आ जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे। और फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ये पढ़ेंगे। इसके बाद एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। और सारा जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, वो एग्जाम्पल के साथ समझते चलेंगे ताकि हम लोग पूरा क्लियर हो जाए रिलेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 11th में पढ़े थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें जैसे एक ये है, ए सेट है और बी है, इसमें ए बी है, इसमें 1 2 है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी रिलेशन हो सकते हैं, बी रिलेटेड हो सकता है 1 से, बी रिलेटेड हो सकता है 2 से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग दिखाते हैं ए क्रॉस बी से। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A1 A2 B1 B2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A क्रॉस B इज ऑल AB such that A belongs to A, B belongs to B। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोग इसमें तो A B दिया हुआ है, अगर एक ही दिया रहे एग्जाम में तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। तो इसका मतलब क्या होता है रिलेशन ऑन अ सेट का, कि रिलेशन अगर इसमें एक ही दिया हुआ है सेट, सिर्फ ए दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। तो रिलेशन ऑन अ सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे कि इफ रिलेशन फ्रॉम A to A, then relation is called relation on a set। मतलब यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। अब हम लोग एक्चुअली रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या हो गया, इसमें अगर ऐसा दिया रहता कि A दिया रहता B और A B 1 2, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, रिलेटेड है मैं बोल रहा हूँ। रिलेशन मतलब रिलेटेड, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू
दिस सेट ऑन अ गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन दिया रहेगा और रिलेटेड रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, और इसका कोई एलिमेंट, सपोज कि कोई एलिमेंट ले लिया और इसका कोई एलिमेंट ले लिया। तो इसमें देखो कि रिलेशन को हम लोग ऐसे दिखाया कि A2 और B1, ये हो गया। इसका मतलब देखो रिलेशन इसका पार्ट है, इसीलिए क्या बोलते हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये दिया रहेगा। किसी ना किसी कंडीशन से हम लोग रिलेट कर दिए। अब इसमें डोमेन क्या हो गया, इसमें देखो डोमेन क्या होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हमने रिलेशन लिया, इसमें पहला एलिमेंट, मतलब क्या है कि इफ, इसमें क्या है कि अगर रिलेशन हम लोग लेते हैं, अगर हमने रिलेशन लिया R इक्वल्स AB लिया सपोज, तो ये जो A एलिमेंट हुआ A, तो ये क्या हो गया डोमेन, और B क्या हो गया रेंज। जितने भी एलिमेंट्स हमने ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट पोजीशन पे आया वो डोमेन हो गया, सेकंड पोजीशन पे जो आया वो रेंज हो गया। तो डोमेन ऑफ रिलेशन इज A such that AB belongs to R। अगर AB रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर AB रिलेशन के अंदर है, तो A जो हुआ वो डोमेन हो गया, और रेंज ऑफ रिलेशन इज B such that AB belongs to R, ये हो गया। अब इसमें ये तो 11th के लिए एक का हो गया। अब एक और चीज़, इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है A और ये B, AB 1 2, सपोज ऐसा दिया हुआ है, तो ये रिलेटेड है। तो R इक्वल्स A2 B1, तो इन्वर्स ऑफ द रिलेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, तो क्या हो जाता है, डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है। मतलब ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, मतलब ये हो गया 1 2 और ये हो गया AB, ये B ये A, और ये R इनवर्स। तो 1 किससे रिलेटेड था, B से, और ये इससे। तो R इनवर्स इक्वल्स क्या लिखेंगे, 1B 2A। तो R इनवर्स इज इनवर्स ऑफ R in which domain is range of R and range of R inverse is domain of R। ये हो गया डोमेन रेंज R इनवर्स का। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये तो इनवर्स ऑफ रिलेशन हो गया। तो थोड़ा सा ये क्या था कि एक टर्म आएगा बार बार, वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन क्या होता है, वॉइड रिलेशन, अगर A का कोई भी एलिमेंट B से ना रिलेटेड हो तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। इफ नो एलिमेंट ऑफ A इज related to
एनी एलिमेंट ऑफ बी, इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। मतलब आर क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, फाई है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सपोज दिया हुआ है, देखो इसमें ए और बी दिया हुआ है और क्या बताया, रिलेशन ऑन इटसेल्फ। तो रिलेशन ऑन इटसेल्फ क्या मैंने बोला था, ए भी इस तरफ बी भी इस तरफ। तो अगर सपोज दिया हुआ है ए इक्वल्स 1 2 3 और दिया हुआ है एंड आर इक्वल्स ए बी सच दैट ए क्रॉस बी ग्रेटर देन इक्वल्स 10। मतलब हमें ए इस तरफ भी ए, इस तरफ भी ए, 1 2 3 1 2 3। अब बोल रहा है कि इसको ऐसे रिलेट करो, ऐसे रिलेट करो कि इसका एक एलिमेंट, इसका एलिमेंट, एक एलिमेंट लेके ऑर्डर्ड पेयर जो बने, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल्स 10 हो। तो कभी नहीं हो सकता है। ए क्रॉस बी कुछ भी ले लो तो नहीं हो सकता है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स 10। तो आर मतलब ए बी नॉट बिलोंग टू आर, कभी रिलेट हो ही नहीं सकता। तो क्या बोलेंगे, सो आर इज वॉइड रिलेशन। और इसी में दूसरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं इस तरफ इनपुट के और इस तरफ सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यूनिवर्सल रिलेशन if all the elements of A is related to all the elements of B, elements of B। जैसे इसी में कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है a इक्वल्स 1 2 3, a इक्वल्स 1 2 3, और मैं बोल रहा हूँ कि a क्रॉस b r इक्वल्स ए बी such that A cross B is greater than equals 1, और ये दे दिया A B एलिमेंट ऑफ A ऐसा। अब देखो कि कोई भी इधर A ले लिया, इधर A ले लिया, A 1 2 3 1 2 3, और ये बोल रहा है कि रिलेट कर दो। तुम ये देखो कि कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक इधर से लेके एक इधर से लेके, तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स 1 होगा। 1 क्रॉस 1 भी करेंगे तो वो भी 1 होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स 1 हो जाएगा। इसलिए क्या है कि सारे के इस रिलेशन के अंदर सारे के सारे रिलेट हो सकते हैं। तो एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर as A cross B greater than as always। इसीलिए क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। 1 को 1 से कर दो, 1 को 2 से कर दो, 1 को 3 से कर दो, कि सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। सो इट्स यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारा क्विक रिवीजन इसका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th में, जो अब एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है,
देखो वर्ड पे ध्यान देना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, मतलब क्या हो गया, ये आइडेंटिटी रिलेशन जो हुआ ए होना चाहिए। मतलब जैसे a इक्वल्स 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 और a बिलोंग्स टू a है, सिर्फ यही होना चाहिए ओनली, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर a इक्वल्स 1 2 3 दिया हुआ है तो i a इक्वल्स 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर एक भी इसमें और ऑर्डर्ड पेयर कोई भी लगा दिया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। तो इसमें अब देखो इसी से रिलेटेड जो है, अब ये बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, देखो यूनिवर्सल रिलेशन में तो सारे के सारे आ गए, लेकिन उसमें इसके अलावा भी आ जाता है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सल रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो उसी के लिए टाइप्स ऑफ रिलेशन जो मैंने बताया वो हम 3 टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे पहले। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो कौन कौन सा टाइप होता है? पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या हो जाता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, नहीं मतलब ए तो होगा, इसके अलावा और भी हो सकता है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ every element of A is related to itself। तो अगर A इक्वल्स 1 2 3 दिया हुआ है और R हमने ले लिया, मतलब A इस तरफ भी इस तरफ भी, अगर एक ही दिया रहे तो मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ A लेना है। तो जैसे ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 3, ऐसा कुछ ले लिया 2 3। तो ये रिलेशन देखो 1 2 3 के लिए अपने आप से रिलेटेड ये तीनों है, इसके अलावा एक्स्ट्रा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो एज R इक्वल्स A सच दैट A बिलोंग टू A, ओनली नहीं है, इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, तो सिर्फ इतना रहता तो आइडेंटिटी रिलेशन होता। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सबसेट होता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव,
but every reflexive relation is not identity। उल्टा नहीं हो सकता। और देखो कि हमने क्या बोला कि आइडेंटिटी, सारे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव। और यूनिवर्सल रिलेशन में तो देखो ये सब आ जाता है, क्योंकि सारे एलिमेंट सबसे रिलेटेड हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग जैसे वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखना चाहें तो अगर देखो एक फेमस प्रॉब्लम है वो हम लोग देखते हैं। इन अ सेट ऑफ straight lines r equals xy, xy अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो तब वो रिलेटेड होगा सच दैट x पैरेलल टू y। अब बोलेगा क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो अपने आप से रिलेटेड अगर सारे स्ट्रेट लाइन, अगर हम रिफ्लेक्सिव जब भी हम लोग टेस्ट करना चाहेंगे तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कि वो चीज़ जो कंडीशन दिया हुआ है वो अपने आप पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। सारे स्ट्रेट लाइन जो होते हैं वो अपने आप के पैरेलल होते हैं, इसीलिए तो R इक्वल्स, तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं A और B तो AB बिलोंग्स टू R एज A पैरेलल टू B। तो ये तो हो गया कंडीशन, लेकिन हम लोग ये क्या ले रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग क्या लेंगे, A बिलोंग्स टू R एज A पैरेलल टू A। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। देखो इसमें बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल आगे देखेंगे जो पूछे जाते हैं, ये तो सिंपल हुआ। अगर यहीं पे बोल दिया सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस x परपेंडिकुलर टू y, तो क्या सारे स्ट्रेट लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होते हैं? नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर बोलेगा कि कॉन्ग्रुएंस सेट ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल तब रिलेटेड होंगे जब पहला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा ट्रायंगल होगा या सिमिलर होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो सारे ट्रायंगल जो होते हैं अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इस तरह हम लोग बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी दूसरा देखते हैं, पहले सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि इफ AB बिलोंग्स टू R देन एंड BA बिलोंग्स टू R। अगर AB रिलेशन है, R रिलेशन से जुड़ा हुआ है AB, तो BA भी रिलेटेड होना चाहिए, उसका उल्टा भी। AB बिलोंग्स टू R गिव्स BA बिलोंग्स टू R। तो फिर क्या है कि ये रिलेशन जो हो जाएगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब अगर दिया हुआ है A इक्वल्स सपोज 1 2 3 दिया हुआ है, तो मतलब इधर भी A है इधर भी A है। तो सपोज दिया हुआ है 1 1
2 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 2 बोलेगा कि ये सिमेट्रिक है। तो हम लोग जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं इस रिलेशन के अंदर सिर्फ ये देख लेंगे कि क्या उसका उल्टा भी अवेलेबल है कि नहीं। ए बी अगर रिलेटेड है तो बी ए बी होना चाहिए। तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3। देखो 1 3 दिया हुआ है तो 3 1 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है तो 3 2 दिया हुआ है। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है। इन this relation AB belongs to R and BA belongs to R. So relation is symmetric. अब वही हम लोग प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि R equals एक्स वाई सच दैट x पैरेलल टू y, और क्या है x एंड y आर स्ट्रेट लाइंस। तो देखो कि इसको ऐसे भी लिखते हैं ए आर बी, आर इक्वल्स ए बी को ए आर बी भी लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब क्या हो गया R इक्वल्स ए बी, इसका मतलब क्या हो गया A इज पैरेलल टू B गिव्स A पैरेलल टू B। तो हम लोग लिख सकते हैं B पैरेलल टू A, सो BA बिलोंग्स टू R, या इसको लिख लो ऐसा ए बी बिलोंग्स टू आर। तो देखो अगर ए पैरेलल टू बी है तो बी पैरेलल टू ए होगा, मतलब उल्टा भी अवेलेबल है। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि सो इट्स सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो इसी में अगर दिया रहे कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, तो अगर पहला ट्रायंगल अगर ए है दूसरा ट्रायंगल बी है, अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब होगा दूसरा ट्रायंगल पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं कि इफ फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड देन सेकेंड ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग लिखते हैं तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें इफ AB belongs to R, BC belongs to R gives AC belongs to R। अगर AB है रिलेशन से जुड़ा हुआ है AB, R इक्वल्स AB है, तो दूसरा देखो दूसरा सेट जो हम लोग ये ऑर्डर्ड पेयर चेक करते हैं ना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, अगले ऑर्डर्ड पेयर में ये B अगर यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए। तो फिर चेक करेंगे कि AC बिलोंग्स टू R है कि नहीं। अगर ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 और R इक्वल्स है 1 2 2 3 1 3 और 1 1 2 2 3 3 ऐसा दिया हुआ है, तो बोलेगा क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो 1 2 है, अगर चेक कर सकते हैं तभी करेंगे, नहीं चेक कर सकते तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेकंड पोजीशन पे 2 है तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो चेक करना होगा हमें
कि फर्स्ट और थर्ड 1 3 अवेलेबल है कि नहीं है। अब देखो 1 1 1 1 सेकेंड पोजीशन पे 1 है, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है 1 है, तो 1 1 हो गया चेक। तो फिर फर्स्ट और थर्ड क्या 1 3 अवेलेबल है कि नहीं, तो है। तो सारे उसी तरह चेक करेंगे। जैसे 1 3 है, यहाँ सेकेंड पोजीशन पे 3 है, तो 3 तब चेक करेंगे जब किसी में फर्स्ट पोजीशन पे 3 है। तो देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 3 है, तो 3 3 कॉमन हो गया, तो 1 3 फर्स्ट और थर्ड अवेलेबल है कि नहीं, है इसमें 1 3। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, इट्स ट्रांजिटिव। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एज 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R एंड 1 3 बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर AB बिलोंग्स टू R हो, तो पहले लिख लेते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है कि इफ AB belongs to R and BA belongs to R gives A equals B। अगर AB belongs to R है, मतलब AB रिलेशन से जुड़ा हुआ है और BA भी रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो A equals B अगर हो तो वो उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि R equals XY such that X divides Y। तो तुम देखो कि अगर हम लोग कोई भी लेते हैं कि AB belongs to R means A divides B, और BA belongs to R means B divides A। ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल करता हो तो बताओ कब हो सकता है। 2 अगर डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 4 डिवाइड करेगा नहीं 4 को। ये तभी हो सकता है जब 2 2 ले लें, 4 4 ले लें, इस तरह से ले लें, तभी वो हो सकता है। तो दिस is possible if A equals B, so relation is said to be antisymmetric। अब हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन देखो। आइडेंटिटी रिलेशन तो एंटी सिमेट्रिक होगा, ये तो समझ में आ रहा है। 1 1 2 2, अगर A 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3। कोई अगर हम लोग डिवीज़न का ले लें तो 1 डिवाइड कर रहा है 1 को, 2 डिवाइड कर रहा है 2 को, उसका उल्टा भी सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन नहीं हो सकता एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में तो AB बिलोंग टू R है और BA बिलोंग टू R है, तो ज़रूरी नहीं है A इक्वल्स B हो। यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। ऐसा लिख सकते हैं एज AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R, इट इज नॉट नेसेसरी दैट A इक्वल्स B। ये ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग कुछ
ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, then relation is said to be equivalence relation। की क्वेश्चन x और y, if y divides x, its equivalence relation or not, हमेशा सही है कि नहीं। तो देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। A belongs to R as A divides A, so reflexive। सिमेट्रिक होगा कि नहीं, देखो y डिवाइड्स x है तो ए बी अगर हम लोग लेते हैं 2 4, तो सॉरी 4 2, तो 2 तो डिवाइड कर रहा है 4 को, लेकिन उसका उल्टा देखो 4 डिवाइड नहीं कर रहा है 2 को, इसीलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी डिवाइड्स ए, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। हम लोग एग्जाम्पल लेके ही देख लेते हैं, जैसे 4 2, 2 डिवाइड्स 4, but 2 4 does not belong to R, as 4 does not divide 2। ये हो गया। अब देखो ट्रांजिटिविटी चेक करना है तो कोई तुम लेते चलो, तुम्हें पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है। देखो जैसे कोई भी लो, तुम लो 8 4 बिलोंग टू आर एज 4 डिवाइड्स 8 और 4 2 एज 2 डिवाइड्स 4। अब हमें कौन सा चेक करना है, फर्स्ट और थर्ड। तो 8 2 belong to R as 2 divides 8, so transitive। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और कोई देखो कोई क्वेश्चन में हमें लगेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन रहता नहीं है हमेशा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, R equals AB such that 1 plus AB greater than 0, कि its equivalence relation और not। हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि A belongs to R as 1 plus A into A,
1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हमेशा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव। AB belongs to R as gives 1 plus AB greater than 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 plus BA greater than 0 can be written as 1 plus BA greater than 0। So BA belongs to R। तो सो सिमेट्रिक रिलेशन। और देखो हमेशा तुम्हें लगेगा कि ये ट्रांजिटिव भी है, कुछ जब एग्जाम्पल छोटे छोटे लोगे तो, जैसे 1 2 और 2 3, तो 1 2 लोगे तो 1 प्लस 1 इंटू 2 ग्रेटर देन 0, और 2 3 1 प्लस 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 0, और 1 3 भी सही होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि रियल नंबर के लिए हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, तो हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें 1 3 4 belongs to R as 1 plus 1 into 3 4, तो 7/4 ग्रेटर देन 0। दूसरा ले लेते हैं, जैसे ले लिया 3 4 minus 1, 3 4 minus 1 belongs to R as 1 plus 3/4 into minus 1, 1/4 ग्रेटर देन 0। ये भी हो गया। तो अब हमें चेक कौन सा करना है, 1 3 4 3 4 minus 1, तो फर्स्ट और थर्ड, बट 1 minus 1 does not belong to R as 1 plus 1 into minus 1 equals 0, not greater than 0, so not transitive। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। अच्छा देखो, कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे अगर दिया जाता है इसमें परपेंडिकुलर का, हमने परपेंडिकुलर अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर, या ऐसे लिख लो R इक्वल्स एक्स वाई such that x perpendicular to y, x y are straight lines। तो ये बोलेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। तुम ये देखो कि पहला ही क्राइटेरिया फेल हो जा रहा है, ए डज नॉट बिलोंग टू आर एज नो लाइन इज perpendicular to itself, so not reflexive। सिमेट्रिक इसलिए होगा कि ए बी बिलोंग टू आर, ये क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर टू बी, सो बी परपेंडिकुलर टू ए, so BA belong to R, so symmetric। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ और सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी अगर चेक करते हैं तो तुम बता, सोच के देखो कि A परपेंडिकुलर टू B है और B परपेंडिकुलर टू C है, ये A है ये B है, और B परपेंडिकुलर टू C है, ये C है, तो A और C परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल हो जाएगा।
इसीलिए ए बी बिलोंग टू आर, ए परपेंडिकुलर टू बी, बी सी बिलोंग टू आर, बी परपेंडिकुलर टू सी, बट ए सी does not belong to R as A is not perpendicular to C, so not transitive. ये हो गया हमारा। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कोई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये एक्चुअली ये सब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा दिया हुआ है और R1 दिया हुआ है। R1 रिलेशन R1 तब फुलफिल होगा, R1 एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3 और R2 क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग टू 1 4 5, एक्स वाई बिलोंग टू 2 2 5 8 और एक्स वाई बिलोंग टू 3 6 9। बोलेगा कि इफ़ R1 इक्वल्स R2 और नॉट, ये भी रिलेशन का प्रॉब्लम है। तो तुम देखो R1 अगर हम लोग लेते हैं तो R1 इक्वल्स x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 4 बिलोंग टू R या 4 1, जो भी तुम लेना चाहो। 4 1 बिलोंग टू R, क्योंकि 4 माइनस 1 क्या है, डिविजिबल बाय 3। 1 7 ले सकते हैं, 4 7 ले सकते हैं, ये सब डिविजिबल बाय 3 है। ये हम लोग इंटीजर्स के लिए ले रहे हैं, तो निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर गिव्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। R1 ले लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है, 1 4 बिलोंग टू R, 1 4 बिलोंग टू R। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1 4 बिलोंग टू R1, 1 7 बिलोंग टू R1। तो इतने सारे हम लोग ऐसे लिखने में दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 4 7 बिलोंग टू R1, 2 5 8 बिलोंग टू R1 और 3 6 9 बिलोंग टू R1। क्योंकि कोई भी दो को तुम माइनस करो तो देखो क्या हो जा रहा है, 3 का मल्टीपल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये देखो दिया हुआ है R2, तो ये R2 हो गया, ये जो भी दिया हुआ है। सो R1 इज सबसेट ऑफ R2, क्योंकि ये R2 है। अब अगर R2 हम लोग लेते हैं, R2 एक्स वाई बिलोंग टू 1 4 7, एक्स वाई बिलोंग टू 2 5 8 और एक्स वाई बिलोंग टू 3 6 9, ये दिया हुआ है। तो R2 देखो, ये
उसका माइनस जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो R2 इक्वल्स एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। सो R2 is subset of R1, so R1 equals R2। ये अपने हिसाब से देखना होगा कि जब भी दिया रहेगा ना R1 इक्वल्स R2 निकालने, तो पहला वाला जो कंडीशन लगाओगे देखोगे दूसरे का सबसेट आ गया, दूसरे का कंडीशन लगाओगे देखोगे पहले का सबसेट आ गया, तो दोनों सेम हो गया। अब देखो इसी तरह का एक प्रॉब्लम हम लोग और करते हैं। A लेस R इक्वल्स एक्स वाई सच दैट x लेस देन इक्वल्स वाई स्क्वायर। और ये किसके लिए ले रहे हैं हम लोग? किसी भी इंटीजर्स के लिए ले रहे हैं। और एक्स वाई बिलोंग टू इंटीजर्स, ये ले सकते हो तुम। देखो क्वेश्चन में नेचुरल नंबर के लिए भी आ सकता है, रियल के लिए भी आ सकता है, इंटीजर्स के लिए भी आ सकता है। हमने अभी लिया ये इंटीजर्स के लिए। देन इट्स इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। अब देखो कोई भी नंबर अपने आप के स्क्वायर से छोटा या इक्वल होता है। 1 लोगे 1 1 तो इक्वल हो जाएगा, और 2 2 लोगे तो 2 लेस देन इक्वल्स 2 स्क्वायर। तो a लेस देन इक्वल्स a स्क्वायर एज r इक्वल्स या a बिलोंग्स टू r एज a लेस देन इक्वल्स a स्क्वायर। कभी भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए अगर चेक करें तो जैसे -1 लेस देन इक्वल्स 3 स्क्वायर, तो ऐसे लिखते हैं -1 3 बिलोंग टू R एज -1 लेस देन इक्वल्स 3 स्क्वायर, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स -1 स्क्वायर। उल्टा सही नहीं है, क्योंकि -1 स्क्वायर देखो 1 हो गया। सो 3 - 1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी के लिए कोई 2 नंबर ऐसा लो कि 2 - 3 बिलोंग टू R एज 2 लेस देन इक्वल्स -3 स्क्वायर। -3 1 लिया बिलोंग टू R, -3 लेस देन इक्वल्स 1 स्क्वायर। अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड के लिए चेक करते हैं। 2 1 के लिए, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R एज 2 नॉट लेस देन इक्वल्स 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है। सो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग कुछ एक देते हैं कोई इंटीजर्स के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4। मान लो कि रिलेशन तब होगा r इक्वल्स एक्स वाई such that x minus y is divisible by 4।
और दिया हुआ है एक्स वाई इंटीजर्स है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो कि कोई भी नंबर जो होता है ना वो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही, क्योंकि जीरो हमेशा किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है। तो ए बिलोंग टू आर एज a माइनस ए इक्वल्स 0 इज डिविजिबल बाय 4, सो रिफ्लेक्सिव। और देखो कि मान लो कि 2 6 लेते हैं, 6 2, तो अगर 6 माइनस 2 4 है तो डिविजिबल बाय 4 है, और 2 6 लेते हैं तो क्या आएगा -4, वो भी डिविजिबल बाय 4 है। तो हमेशा क्या होता है इसमें रिवर्स क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लो ऐसा दे दिया 4n, ऐसा आ गया, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा -4n, मतलब 4 इंटू -n, तो हमें ये भी डिविजिबल हो गया, इज डिविजिबल बाय 4, सो सिमेट्रिक गिव्स बी ए बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी के लिए जो इसमें चेक करेंगे वो इस तरह से करेंगे। मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, तो मतलब a माइनस बी ले लिया 4p, और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये आ गया b माइनस सी इक्वल्स 4q। 4 का मल्टीपल कोई भी नंबर है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स क्या हो गया 4p प्लस q। तो a माइनस सी इक्वल्स 4p प्लस q, ये भी देखो 4 से मल्टीपल हो गया, इट्स मल्टीपल ऑफ 4, सो तो AC बिलोंग्स टू R, तो सो ट्रांजिटिव। अब देखो इससे रिलेटेड जो ये मैंने क्वेश्चन क्यों बताया, ये क्वेश्चन बताया इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। अब इसको लिखूं कहाँ, रुको इसको जब हम लोग लिखेंगे, ये देखो ये तो यहाँ इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ, तो इसको देगा यहाँ कि इफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4, देन इट्स said to be x congruence y modulo 4। इसको बोलते हैं x congruence y modulo 4। जैसे ही दिया रहेगा तो इसका मतलब अगर हम लोग क्वेश्चन में अगर देगा कि r इक्वल्स एक्स वाई such that x minus y is congruence modulo n, its equivalence relation or not। सेम चीज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n है, इसको ऐसे भी देगा, और r इक्वल्स एक्स वाई सच दैट x कॉन्ग्रुएंस y मॉडुलो n।
its equivalence relation or not। वैसे ही करेंगे इसको जैसे इसको किया था। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n है तो कोई भी नंबर को जब अपने आप से माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो n से डिविजिबल होगा। अगर a माइनस बी अगर n का मल्टीपल है तो b माइनस ए n का मल्टीपल होगा, अभी किया हमने। और ए बी अगर मल्टीपल a माइनस बी मल्टीपल ऑफ n है, b माइनस सी मल्टीपल ऑफ n है, तो a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ n होगा, जो अभी इसमें किया। तो क्या हो जाएगा ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो a कॉन्ग्रुएंस x कॉन्ग्रुएंस y मॉडुलो n क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब जो प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं, देखो उससे एक कंसेप्ट डेवलप होता है, वो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि show that रिलेशन आर ऑन जेड, मतलब इंटीजर्स के लिए हमें लेना है, ऑन अ सेट ए इक्वल्स। अब कोई भी सेट दिया हुआ है कि जैसे x बिलोंग टू z दिया हुआ है और दिया हुआ है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स 12, इतना दिया हुआ है। गिवन बाय, अब कोई क्वेश्चन ले लो कि r इक्वल्स ए बी सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। एक तो क्वेश्चन रहेगा शो दैट इट्स इक्विवेलेंस रिलेशन और फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। देखो मेन ये क्वेश्चन है। अब क्या है कि ये तो हमने ले लिया, डिविजिबल बाय 4 जो है वो हम लोग प्रूव कर लेंगे, अभी हमने प्रूव किया इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 मतलब क्या हो गया कि x1 बिलोंग टू r, ये हमें निकालना है। रिलेटेड टू 1 मतलब x कोई एलिमेंट है जो 1 से इस तरह रिलेटेड है कि x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4। अब x माइनस 1 डिविजिबल बाय 4 मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल्स क्या ले सकते हैं, 0, 4, 8, 12 ले सकते हैं हम लोग। तो ये तो पॉजिटिव दिया हुआ है ये, तो x माइनस 1 इक्वल्स 0, 4, 8, 12। तो x इक्वल्स क्या लेंगे, 1, 5, 9। क्यों 9 नहीं, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, नहीं ले सकते। तो ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 क्या आ गया, 1, ये तीनों। इसी से कंसेप्ट डेवलप होता है। ये जो लिखा ना मैंने, ये फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इससे कंसेप्ट डेवलप होता है इक्विवेलेंस क्लास। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम लोग इक्विवेलेंस क्लास इसमें देखते हैं।
इक्विवेलेंस क्लास। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इफ एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है और उसमें एक एलिमेंट है ए, उस जो रिलेशन दिया हुआ है सेट ए में उसमें एक एलिमेंट ए है, देन all the elements related to A is called equivalence class of A and is denoted as A। मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग A लिख रहे हैं तो ये ऐसा B जो हमें A से रिलेटेड है, बिलोंग टू R, वो सारे B जो A से रिलेटेड हैं उसको बोलते हैं A का इक्विवेलेंस क्लास। और इक्विवेलेंस क्लास के साथ खासियत क्या होता है कि टू इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो हमेशा डिसजॉइंट होता है। आर डिसजॉइंट और सिमिलर। और इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या ये इसका है रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लास का कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो बहुत सारे इक्विवेलेंस क्लास में सेपरेट किया जा सकता है। अब वो जो सेपरेट किया जाएगा वो सारे डिसजॉइंट होंगे। डिफरेंट डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास। एक एग्जाम्पल लेने से सारा चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स आर इक्वल्स एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। देखो, एक तो देगा कि ये प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, आधा क्वेश्चन वो होगा, और आधा होगा फाइंड ऑल द partitioned mutually disjoint इक्विवेलेंस क्लास। हमें वो सब निकालना होगा। तो देखो, जैसे ज़ीरो लेते हैं हम लोग तो क्या हो गया? एक्स आर ज़ीरो मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस ज़ीरो इज डिविजिबल बाय 3। तो x माइनस ज़ीरो इज डिविजिबल बाय 3, तो कौन कौन सा हो जाएगा? 0, 3, 6, 9 ऐसा करके, और -3, -6, -9 ऐसा, ये हो गया। अगर इक्विवेलेंस क्लास 1 लेते हैं तो एक्स आर 1 एक्स माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो देखो कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 4, 7, 10,
-2 -5 -8 इस तरह करके, ऐसा। उसमें जब 1 माइनस करोगे देखो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। 2 लेते हैं, x r2 x - 2 इज डिविजिबल बाय 3। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 2 5 8 11 -1 -4 -7 ऐसा इक्वल्स। अब देखो फिर जब अगर 3 लेते हैं तो 3 वही हो जाएगा जो 0 हो जाएगा, फिर से वही आ गया। तो हमारे 3 इक्विवेलेंस क्लास बने 0 1 2। और देखो तीनों का अगर तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है और तीनों को मिला के क्या आ रहा है, हमारा इंटीजर्स आ रहा है। देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5। इधर देखते हैं, देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6। मतलब क्या है कि तीनों डिसजॉइंट हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास आ गया, और ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमारे इक्विवेलेंस क्लास आए वो सब मिला के क्या है कि हमारा जो इंटीजर्स था उसी को सेपरेट हो गया वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंस क्लास में। तो ये बोर्ड के लिए हमारा रिलेशन चैप्टर था। अब हम लोग आगे देखेंगे फिर।